ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आरआरबी ग्रुप डी यानी कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके द्वारा जो ग्रुप डी का पेपर होने वाला होगा उसके लिए हमने जीएस प्लस साइंस के 2 पार्ट चुने थे। जीएस के 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और साइंस के 6वें लेक्चर में चल रहा है। मतलब कि 17 अगस्त के और 18 अगस्त के जो पेपर हुए थे 2022 में वो लगभग कंप्लीट होने के कगार पर हैं। इसमें आपको मैंने हर एक पेपर दिया है, उसकी एक अपनी गुणवत्ता है। गुणवत्ता जी है कि और पेपर से ये हटके है। हटके कैसे है? इसमें मैंने अगर आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसके जो 20 के साथ जो 4 ऑप्शन रहेंगे उनको भी सॉल्व कराऊंगा। साथ में कम से कम 15 से 20 कम से कम एक क्वेश्चन के साथ 5 से 7 फैक्ट एक्स्ट्रा दूंगा। यानी कि अगर आप मेरा एक लेक्चर देखते हैं 1 घंटे का तो आपको 25 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेंगे, आपको कम से कम 75 मतलब कम से कम आपको मिलेगा तो 150 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा? 150 क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा। और अगर आपने मेरे साथ कम से कम 25 सेट कर लिए, 25 जीएस के कर लिए और 25 साइंस के कर लिए तो आपके कम से कम जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें कम से कम आपके नंबर 15 से 20 नंबर बढ़ के आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और साथ में एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ा सा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से और आपके लाइक से ही हम लोग को मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम लोग अपनी दिशा और दशा तय कर पाते हैं। तो इसलिए आपसे सहयोग की इच्छा है और आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खर्च किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला जी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित का मिलान करना है। क्या है? सही जोड़ियां हैं। क्या है? सही जोड़ियां हैं। अब सही जोड़ी मिलाना है। क्वेश्चन किससे है? जो क्वेश्चन हमारा पदार्थ दिया गया है और पीएच दिया गया है, मतलब कि पीएच मान दिया गया है पदार्थों का, उसके हिसाब से मिलान करना है। तो सबसे पहले जो पीएच मान होता है क्या है जी समझो। ठीक है, पीएच मान क्या होता है पहले जी देखो दोस्तों। जो पीएच मान है, पीएच है, इसका जो पूरा नाम होता है जो होता है पोटेंशियल ऑफ किसका? हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? P फॉर पोटेंशियल, H फॉर हाइड्रोजन। यानी कि हमें हाइड्रोजन की स्थिति देखना पड़ती है। क्या है उसका? हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है? क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी जो खोज की थी उन व्यक्ति का नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। ठीक है, अब जी किस पर देखते हैं तो एक स्केल होता है। क्या होता है? स्केल होता है। स्केल के आधार पर हम देखते हैं। स्केल में क्या होता है दोस्तों? स्केल में 0 से लेके 14 तक क्या होते हैं? उस पर मात्रक होते हैं। ठीक है, मान लो कि जी हमारा क्या है? स्केल है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 7 है। क्या है? यहाँ पर 7 है और जे 0 है हमारा और जे क्या है हमारा? 14 है। ठीक है, तो इतने मात्रक होते हैं। अब जो 7 से लेके 0 तक, मतलब कि हम इस साइड की बात कर रहे हैं, यह जिस पदार्थ का या विलयन का मान होगा 7 से कम होगा और 0 के बीच में होगा तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय। ठीक है, अम्लीय होगा। और जिस पदार्थ का मान 7 से 14 के बीच में होगा, यानी कि 7 से लेके 14 के 7 से ज़्यादा हो और 14 से कम हो, वो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। अब भैया आपने जो बताया नहीं, अगर 7 होगा तो क्या होगा दोस्तों? अगर किसी विलयन का मान, सॉल्यूशन का मान कितना हो? 7 हो तो क्या होगा? अगर किसी विलयन या सॉल्यूशन का मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन। अब उदासीन क्या होता है दोस्तों? तो उदासीन होता है ऐसा सॉल्यूशन ना जो क्षारीय है ना क्या है? अम्लीय है। क्या होता है उदासीन? ऐसा सॉल्यूशन जो ना क्षारीय है और ना अम्लीय है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? उदाहरण हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? पानी क्या है? पानी उदासीन सॉल्यूशन है। क्या है? उदासीन विलयन है। यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। क्या? यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो हमने दोस्तों पीएच स्केल के बारे में 5 चीज़ें जानी। सबसे पहले क्या जाना? इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ठीक है,
और इसमें कितने जो स्केल होता है उस पर मानक कितने होते हैं, तो 0 से लेके 14 तक मानक होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या यानी अगर बिलियन का सॉल्यूशन क्या है, उदासीन है, तो उसका पीरियड स्केल पर मान कितना होगा, 7 होगा। अगर 7 से कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यानी कि बिलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा है तो बिलियन कैसे होगा, क्षारीय होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो, अगर अम्लीय की पहचान क्या होती है, अम्लीय किस बिलियन को अम्लीय माना जाएगा। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा अनिल, क्या नाम सुना होगा, अनिल। ये अनिल क्या है, अनिल है ऐसा, मतलब अम्लीय क्या होंगे, जो नीले लिटमस पेपर को क्या, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो कहलाते हैं अम्ल। क्या, जो 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 क्या, जो नीले नीले लिटमस पेपर, क्या, लिटमस पेपर को क्या, पेपर को क्या कर दे, लाल कर दे, तो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अम्ल क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। बात समझ में आई। हमें किससे याद रखना है, अनिल से याद रखना है। किससे, अनिल से। मतलब क्या होगा, जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, तो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। बात क्या है, अम्ल की है। तो इसमें तीन चीजें होंगी अनिल में, क्या, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अब क्षार क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होंगे। क्षार क्या होंगे, क्षार होंगे इसके अपोजिट, मतलब कि वह मतलब कि जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे, नीला कर दे, क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे, नीला कर दे, तो क्या होंगे, कर दे, तो क्षार होंगे। ठीक है, क्षार होंगे, क्षार होंगे। अब होंगे, ठीक है, जो होगी सामान्य से परिभाषा, जो नीले लिटमस को लाल कर दे वो क्षार कहलाएंगे, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है। अब जो अपनी बात इतनी कर ली। अब देखो, ये हुई सामान्य सी बात हो गई। अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी और भी थ्योरी है, जैसे लुईस थ्योरी है, ब्रोस्टन-डलौरी की थ्योरी है, वो बात अलग है। वो किस पर है, हाइड्रोजन और OH पर बेस्ड है। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, सही जुड़े मिलाने हैं। ये तो हमने बताया था, किसका, बेसिक बता दिया कि आपको जिस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये है इस बात की। अब ये क्या दिया गया है, हमें कुछ नाम दिए गए हैं। जगह है, नींबू का रस है, एक गैस्ट्रिक जूस है, एक मैग्नीशियम का दूध है, और एक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है। इतने दिए गए हैं और उनका pH मान दिया गया है। मतलब ए कितना दिया गया है, 14। मतलब 14 क्या होगा, अब आप बताओगे कमेंट करके 14 क्या होगा, क्षारीय होगा कि नहीं, अम्लीय होगा, मतलब कि बहुत अधिक क्षारीय होगा। क्यों, क्योंकि 7 से अधिक और 14 तक विलयन कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। 1.2 ये क्या होगा, अम्लीय होगा, और 2.2 अम्लीय होगा, और 10 कितना होगा, क्षारीय होगा। अब देखो, जो नींबू का रस है, क्या है, नींबू का रस। दोस्तों, जो नींबू का रस है इसमें क्या होता है, एक एसिड पाया जाता है, एक अम्ल पाया जाता है, उसे कहते हैं सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है। और इसका जो मान होता है, इसका क्या होता है, जो मान होता है वो लगभग होता है कितना, 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2 होता है। मतलब कि ये क्या है, 7 से कम है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। तो सी किसमें है, इसमें भी है सी, इसमें भी सी है। और देखो, अब क्या है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है जो जूस। अब जी क्या होता है, जी हमारे पेट में पाया जाता है। जो क्या होता है इसके साथ में, गैस्ट्रिक जूस के साथ में जो क्या होता है, देखो, हाँ, गैस्ट्रिक जूस के साथ में क्या होता है, देखो,
ये है जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें HCl होता है प्लस क्या होता है लाइपेज और क्या होता है पेप्सिन होता है। पेप्सिन इन तीनों का मिश्रण कहलाता है, उसे कहते हैं क्या हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। दोस्तों अब HCl क्या है? HCl क्या है? अम्ल है। तो जो गैस्ट्रिक जूस होगा वो भी अम्ल होगा। अब जो गैस्ट्रिक जूस करता क्या है? तो जो गैस्ट्रिक जूस का काम होता है जो हम मतलब खाना सेवन करते हैं खाते हैं तो उसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर को क्या पता है क्या कहते हैं हानि पहुंचाते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहता है गैस्ट्रिक जूस खत्म कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है। देखो सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करता है जिससे संक्रमण एजेंट आंत तक पहुंचने से रुक जाते हैं। मतलब कि जो संक्रमण करने वाले पदार्थ हैं या जो एजेंट हैं वो कहाँ तक, जो हमारी आंत होती है वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, उसके पहले ही रुक जाते हैं। तो ये क्या होगा? ये क्या है? ऐसी मतलब गैस्ट्रिक जूस क्या है? ये अम्लीय होता है। ठीक है, क्या होगा? अम्लीय होगा। तो ये अम्लीय होगा। अब अम्लीय होगा, अम्लीय, ठीक है। जब अम्लीय होगा तो इसका वचमान होगा। अब अम्लीय के लिए क्या बचा हुआ है? अगर 14 होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा, और 10 होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो बचा क्या है? 1.2 बचा हुआ। तो मतलब कि जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसका मान कितना होगा? 1.2 होगा। यानी कि पहले का C दूसरे का B। अब इसमें सब दिया गया है। ठीक है, अब और देखो, अब है मैग्नीशियम का दूध। क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MI मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है जी। क्या होता है दोस्तों? जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसे कहते हैं लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। और ये क्या होता है? जब हम कोई मतलब अपाच्य चीज़ खा लेते हैं, का सेवन कर लेते हैं, तो उसे पचाने के लिए हम क्या कहते हैं? जैसे कोई अम्लीय चीज़ खा ली, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? जो फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। इसका कलर कैसा होता है? जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फार्मूला होता है वो होता है, हाँ जी है, इसका जो फार्मूला होता है MgOH का क्या होता है? होल ट्वाइस होता है। इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कितना होता है? MgHO का होल ट्वाइस होता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो कलर होता है इसका कलर दूध जैसा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जो पेट की अम्लता होती है उसे दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? तो ये क्या है? ये भी क्या है? क्षारीय है, क्षारीय। ठीक है, क्षारीय। अब एक वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। ठीक है, NaOH। अब ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये भी क्षारीय होता है। तो मतलब कि इसका मान कितना होगा? ये 14 होगा या फिर 10 होगा। अब देखो इसका जो मान होता है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, या तो आपको भी याद हो या फिर देख लो। तो जो शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, विलयन होता है, उसका जो मान होता है वो कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। तो हम इसमें देखेंगे तो इसका मान कितना होता है? 14 होगा। अब इसका क्या हो जाएगा? इसके लिए बता देंगे हम किससे? इसका हो जाएगा A आंसर। मतलब कि जो थर्ड है उसका क्या रहेगा? A रहेगा। तो फोर्थ का A। अब फोर्थ का A इसमें दिया गया है और थर्ड का D है। और थर्ड क्या है? ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे इसका रहेगा D। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब फिर से एक बार देख लो, हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा कि जो pH स्केल होता है
उसका पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। ठीक है, इसमें क्या उपयोग होता है, तो यह अम्लता बताता है और क्षारकता बताता है, और यह भी बताता है कि कौन सा विलयन उदासीन है। उदासीन कितने पर होता है, अगर किसी विलयन या सॉल्यूशन का मान 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा। अगर 7 से कम है और 0 के बीच में है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से अधिक है और कितना है, 14 तक है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। अब फिर क्या देखा आपने, फिर देखा नींबू का रस, ये क्या है, इसमें कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। इसके बाद क्या है, गैस्ट्रिक जूस, इसमें क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, क्या होता है, HCl होता है, प्लस पेप्सिन होता है और Na होता है, दो क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं। ये क्या है, क्षारीय है, मतलब जो अगर शरीर में अम्लता की मात्रा बढ़ जाए तो हम क्या लेते हैं, Mg क्या लेते हैं, हम लाल दवा यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन करते हैं। ठीक है, इसके बाद NaOH क्या है, ये क्षारीय है। ठीक है, इतनी चीजें हमने देख ली हैं। अब NaOH है तो इससे जो हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर हमारे समझ में आ गया, जी हो गया। ठीक है, जी आंसर हो जाएगा बी वाला। अब ये इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये उसी का दिया गया है, NCERT का है, NCERT बताया गया है किसका कितना मान होता है। जे उसमें मतलब कि अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने भटकने की जरूरत है ही नहीं, जो उसी का बताया हुआ है। जी कहाँ है, 7 किसका दिया है, जल का दिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना दिया है, 10 दिया गया है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 दिया गया है, और ये क्या है, जठर रस का दिया गया 1.2, और नींबू के रस का कितना दिया गया, 2.2 दिया गया। मतलब उसमें लिखा हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्वेश्चन क्या है, जब सोडियम धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, मतलब कि Na है और जो पानी से क्रिया कर रही है, मतलब कि H2O से क्रिया कर रही है। अब देखो, अब इस पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, अब इसके हम जो H2O है इसके 2 पार्ट होंगे, क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा H2 और एक O2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 2, और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, जो हो गए, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन है और जे है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें जे इसे देखो, अब NaOH है तो ऐसे कह सकते हैं Na पॉजिटिव प्लस H और OH, इस दो में टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन इन दो में टूट जाएगा। अब जो Na है ये OH के साथ जुड़ जाएगा, जे प्लस का है और जे किसका है, जे माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों जाके अभिक्रिया कर लेंगे, क्या बना लेंगे, NaOH बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है, हाइड्रोजन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है, हाइड्रोजन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। ठीक है, क्लोरीन जिद होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया होती है, यानी कि केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का उत्पादन किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा ए रहेगा। क्या रहेगा, ए आंसर हमारा सही रहेगा, जी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो H2O है यह 2 पार्ट में हो जाएगा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन में। जो OH है वो सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, तो इससे क्रिया कर लेगा। जब इससे क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो है NaOH प्लस H2 गैस निकल रही है। ठीक है, जब सोडियम धातु पानी के साथ क्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, एक अपसारी लेंस की फोकस लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। लेंस की शक्ति क्या होगी, मतलब कि हमें इसका क्या निकालना है, इसकी पावर निकालना है कि जो लेंस है उसका पावर क्या है। ठीक है, ठीक है, आपको लेंस कौन सा है, अपसारी है। ठीक है,
अब सारी लेंस है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लेंस की शक्ति निकालनी है। और जब लेंस की हम शक्ति निकालते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। अब f की P क्या है, P है पावर, f क्या है, फोकस लंबाई है। f क्या है, फोकस लंबाई है, अब जो फोकस लंबाई है इसे हम मापते हैं किसमें, मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, मीटर में। लेकिन जो हमारे पास इसमें लंबाई दी गई है वो किसमें दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। तो कितना लिखा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। सही कहा कि नहीं कहा, कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। अब हम इसमें जो दिया गया है वैल्यू उसमें मान रखेंगे, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। ठीक है, अब 1 का मान जो हो जाएगा, f का मान कितना दिया, जे है f का मान कितना है, 0.5। ठीक है, अब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/1, ये हमें दशमलव हटाना क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से भाग देने, 5 से भाग देने कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। अब जो हम किसका निकाल रहे हैं, लेंस कौन सा हमारे पास है, अब सारी लेंस है, अब सारी। ठीक है, अब सारे लेंस है तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, जब माइनस का चिन्ह आएगा तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अब D क्या है, D डायएप्टर है। क्या है, डायएप्टर है। अब डायएप्टर क्या होता है, ये जो हम चश्मा पहनते ना उसका जो नंबर है वो डायएप्टर में मापा जाता है। मतलब तो इसकी पावर किस में मापी जाती है, डायएप्टर में मापी जाती है। ठीक है, तो जिसको मापने का क्या होता है, एक वो होता है मात्रा है, क्या, डायएप्टर। ठीक है, तो इसमें मापा जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। 4 क्या है, ये लिखा हुआ है 1/f दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कि पौधे में कौन सा भाग है जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संग्रह करता है। दोस्तों, जो ग्लाइकोजन होता है ये नहीं करता है, सुक्रोज नहीं करता है और ग्लूकोज नहीं करता है, ये तीनों नहीं करते हैं। जो स्टार्च होता है वो किसमें करते हैं, पौधे में क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या कहते हैं, संग्रह करते हैं। किसमें, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसमें होता है, स्टार्च में होता है। किसमें होता है, स्टार्च में होता है। ठीक है, स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। जी है, स्टार्च यह पौधे में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख भंडारक है। यह एक बड़ा पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है जिसमें आलू, चावल, गेहूं में पाया जाता है, जो ग्लूकोज अणुओं की लंबी श्रृंखला से बना होता है। जे एनसीईआरटी की कटिंग है। इसमें क्या बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट तंतु प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मड को क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, के रूप में संचित हो जाते हैं। ठीक है, उसी को बताया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट पौधों में ऊर्जा प्रदान करने के में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभव में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे होता है जो कार्बोहाइड्रेट तंतु मतलब कि प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मड या स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये आ गया हमारा 5th आ गया, सॉरी। ठीक है, मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करते हैं। मतलब कि ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, त्वचा दिया गया है। त्वचा तो दोस्तों और क्या है, हमारे उत्सर्जन अंग के रूप में काम करता है। कैसे करता है, जैसे अगर हमें पसीना आता है तो हमारा जो
शरीर के अंदर का पानी है वो बाहर निकलता है, उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा अगर आपने टेस्ट किया होगा तो थोड़ा सा उसमें खारापन रहता है, मतलब उसमें नमक की मात्रा रहेगी, ठीक है, साथ में उसमें कुछ मात्रा यूरिया भी रहता है, वो भी बाहर निकलता है। तो त्वचा से क्या निकलता है, मतलब कि पानी नमक लवण, मतलब कि लवण और यूरिया जी बाहर निकलता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, बी है, बी को छोड़ देते हैं। सी देखो, सी क्या है, बड़ी आंत है। अब जो बड़ी आंत है जो क्या बाहर निकालती है, जैसे अगर हमारा भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है, तो उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, यानी कि जो मल निकलता है, वो किससे निकलता है, बाहर बड़ी आंत से निकलता है, ठीक है, किससे, मल, ठीक है। इसके बाद डी क्या है, डी है क्या है, फेफड़े। अब फेफड़े से क्या बाहर निकलता है आप बताओगे, जैसे हम क्या कहते हैं, फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है। तो CO2 क्या कहते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो अब आप खुद बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, क्या नहीं करता है, जैसे त्वचा करती है, छोटी आंत नहीं करती, बड़ी आंत करती है और फेफड़े करते हैं, यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा हमारा आंसर। क्या रहेगा आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ, ये इसमें लगा हुआ है, ये थोड़ी कटिंग दूसरी पेज की है, हाँ। क्वेश्चन नंबर जी है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या, क्या परमाणु त्रिज्या निकालना है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। केमिस्ट्री क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, जो परमाणु त्रिज्या का आवर्त सारणी में रुझान, ठीक है। जो अगर हम क्या है, ऊर्ध्वाधर में बात कर रहे हैं, नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या है, बढ़ती है, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन को उसमें जुड़ते हैं। और अगर हम क्षेत्र में जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि नाभिक की आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब होते हैं। मतलब कि अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो उसमें जो त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही, ठीक है। जब संख्या बढ़ेगी तो संख्या बढ़ेगी, जो त्रिज्या वो भी बढ़ेगी। लेकिन जब क्या है, बाएं से दाएं जाते हैं हम, यानी कि बात कर रहे हैं इस साइड की, ठीक है। अगर ऐसे जा रहे हैं तो क्या होता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं, लेकिन साथ में क्या बढ़ता है, उसका आवेश भी बढ़ता है। जब आवेश बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जैसे ये है इसका आवेश, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है खिसक के इसके पास आ जाते हैं। जब पास आएंगे तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, कम हो जाएगी, ना कि बढ़ेगी। इसलिए जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसमें क्या है, त्रिज्या बढ़ती है, और दाएं से बाएं जाते हैं तो त्रिज्या पर बढ़ती नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। अब ऑप्शन है आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो जो हमारा समूह क्या है, समूह 16 है। इसमें क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ठीक है। क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो जो सबसे नीचे आएगा, सबसे नीचे क्या है, आयोडीन है। तो आयोडीन में क्या होंगे, आयोडीन की त्रिज्या जो रहेगी, एटॉमिक त्रिज्या रहेगी, वो सबसे मतलब अधिक रहेगी, और जो फ्लोरीन की रहेगी वो कम रहेगी। क्योंकि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या है, एटॉमिक त्रिज्या बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो जिसका आंसर था, एक बार फिर से देख लो कि जो हमारा क्या है,
आयोडीन है वो सबसे नीचे आ रहा है। किसके बाद आ रहा है? एस्टेटिन के ऊपर है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से नीचे आ रहा है, इसलिए इसकी त्रिज्या जो एटॉमिक त्रिज्या होगी वो अधिक होगी, जबकि फ्लोरीन की एटॉमिक त्रिज्या कम होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या है, जे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, साथ में इसके कोष बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ कोष। क्या बन रहे हैं? कोष। कोष यानी कि कक्षा की संख्या बढ़ रही है, इसलिए जे होगा। ठीक है, आयोडीन इसका सही आंसर रहेगा। बस में आ रही जे, इसलिए आंसर है। अब अच्छा क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर जे है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कि ये बोल रहे हैं कि जो पौधे हैं उनकी श्वसन की दर, जो प्रकाश संश्लेषण की दर है उससे तीव्र है। मतलब श्वसन कम कर रहे हैं, लेकिन श्वसन ज़्यादा कर रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण कम कर रहे हैं, तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों एक कॉमन सी बात है, अगर हम प्रकाश संश्लेषण कम करेंगे और श्वसन ज़्यादा करेंगे तो जो पौधे हैं वो क्या होंगे? वृद्धि और विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखो। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन ऑक्सीकृत होगा और पौधे सूख जाएंगे। पौधे बहुत अधिक भोजन संग्रहित करेंगे, विकास हो जाएगा। पौधों की वृद्धि धीमी हो जाएगी। अधिक ऊर्जा उत्पादित होने के कारण पौधे की वृद्धि बढ़ जाएगी। ऊर्जा उत्पादित होगी नहीं, वृद्धि होगी नहीं। अब जी है, अब क्वेश्चन ए है और सी है। ए क्या है? उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन ऑक्सीकृत होगा और पौधे सूख जाएंगे। क्वेश्चन क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी है। सी आंसर क्या है कि जो प्लांट है पौधे की वृद्धि और धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि धीमी हो जाएगी। ठीक है, जी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाए तो पौधे को नुकसान होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से बनने वाले ग्लूकोज का उपयोग श्वसन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तेजी से होने लगता है, जिससे पौधे की वृद्धि और विकास क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। मतलब कि उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसका एनसीईआरटी के ही कटिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाओ। मतलब कि हीटिंग उपकरण के हीटिंग तत्व बनाने के लिए चुनी जाने वाली सामग्री में जो गुण होने चाहिए। मतलब कि जो हमारे क्या होते हैं, हम समझते हैं जो हमारे घर में हीटर होते हैं ना, पुराने वाले हीटर, इंडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुराने वाले हीटर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि जो पुराने वाले हीटर होते हैं हमें हीट करने के लिए उनमें जो अब मान सकते हैं जो उसकी कॉइल लगी रहती है ना, वो किसकी बनी होती है, उसके जो पदार्थ है उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, बात ये है। अब पहला इसमें ऑप्शन है उच्च गलनांक। मतलब कि उनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो हाई होना चाहिए। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और हमने करंट ज़्यादा दे दी तो क्या हो जाएगा? वो गल के अलग हो जाएगी, मतलब कि ज़्यादा लोड नहीं सह पाएगी। तो पहला पॉइंट तो सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? उच्च प्रतिरोधकता। अब ये क्या है? ये रेजिस्टेंसिटिविटी है। क्या है? रेजिस्टेंसिटिविटी है। अब उच्च प्रतिरोधकता क्या कहलाती है? मतलब कि प्रतिरोधकता का मतलब होता है कि हम जब, हाँ तो क्वेश्चन है हीटिंग उपकरणों के हीटिंग तत्व बनाने के लिए चुनी जाने वाली सामग्री में जो गुण होना चाहिए। मतलब कि क्या गुण होना चाहिए जी। ऑप्शन ए है उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन सेकंड है उच्च प्रतिरोधकता यानी कि हाई रेजिस्टेंसिटिविटी। ऑप्शन थर्ड है कम प्रतिरोध यानी कि लो रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें ए बी सी का और डी करके ऑप्शन है। इनमें से 3 के पॉइंट है, 1 2 3 सही करना है। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वह जो भी पदार्थ का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा वह क्या होगा? मतलब कि वह उतने ही कम टाइम में मतलब और ज़्यादा एनर्जी ले सकती है। मान लो
कोई जैसे नाइक्रोम की मान लो, नाइक्रोम जो नाइक्रोम ये क्या है, मिश्र धातु है। जो नाइक्रोम मिश्र धातु है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब कि जी कब मेल्ट होगी, जब हम इसे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर देंगे तब मेल्ट होगी। अब इतना मेल्टिंग पॉइंट है। तो जैसे अगर हमें कोई जैसे जो हीटर होता है, जो इसी की बात हीटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, हीटर होता है, या फिर मान लो कि जो रॉड वगैरह होती हैं पानी गर्म करने की, या फिर जो छत पर टंकी का पानी गर्म करने के लिए रॉड लगे रहते हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। तो उनके जो पदार्थ हैं उन वस्तुओं के, वो किसके होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका। मतलब कि उन्हें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस दे रहे हैं तो उनका मतलब अगर 100-200 मेल्टिंग पॉइंट होगा तो पिघल जाते हैं, इसलिए 1400 लगता है। मतलब जब 1400 जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब पिघल पाएगा, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती पानी गर्म करने के लिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, मतलब अधिक मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिस भी पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, जैसे नाइक्रोम। दूसरा क्या है, पित्रोधकता। किसकी बात कर रहे हैं, पित्रोधकता की बात कर रहे हैं। अब पित्रोधकता क्या होता है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = क्या होता है, रो L/R हो। L अपॉन क्या होता है, L/रो L/A होता है। ठीक है, तो G क्या होता है, इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी नियतांक। ठीक है, जे प्रत्येक पदार्थ की जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें और लोहा की बात करें तो इनका जो रेजिस्टिविटी नियतांक है, मतलब कि प्रतिरोधकता है, यानी कि रेजिस्टिविटी है, वो क्या है, कम है। अगर हम बात करें नाइक्रोम की, तो नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब देखो इसका काम क्या होता है, जो प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता, इसका जो काम होता है यह क्या करता है, यह डायपोर्स मतलब कि बात होता है किसका, करंट का, किसके, विद्युत का। मतलब कि अगर विद्युत बढ़ेगी, ठीक है, विद्युत अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, देखो जी क्या होता है, जी कुछ नहीं करता है, जी करता है सीधा विद्युत का विरोध करता है। क्या कहता है, विद्युत का विरोध। अब विरोध कैसा, विरोध ऐसा कि अगर इसके क्या है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका क्या है विद्युत हम ज़्यादा देंगे तो इसका जितना ज़्यादा इसका जो पदार्थ है, मतलब कि प्रतिरोधकता जिस पदार्थ में ज़्यादा होगी वह उतना ही विद्युत का विरोध करेगी। ठीक है, बात जिसमें हमें सीधी सी बात समझो कि हम जितना भी किसी वस्तु कोई उपकरण है, मतलब कि कोई रॉड है, उसमें जितनी ज़्यादा हम करंट देंगे, और अगर वो करंट का जो प्रतिरोधकता है यानी कि रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा है, तो उतनी तरीके से उतनी ज़्यादा रूप से विरोध करेगी। जब विरोध करेगी तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर सहन करने की शक्ति होगी। तो हम जो पदार्थ उपयोग करते हैं, अगर हम हीटिंग के लिए पदार्थ उपयोग करेंगे तो हम उन पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनकी क्या हो, रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता ज़्यादा हो। ठीक है, दो बात हो गई। अब तीसरी पॉइंट में समझो, तीसरा पॉइंट क्या है, कम प्रतिरोध। अब प्रतिरोध कम होगा तो वही बात है, तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, दिक्कत आएगी। हमें क्या करना है, अगर प्रतिरोध ज़्यादा होता तो करंट क्या होती, कम फ्लो होती। तो इसलिए जी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर कितना हो जाएंगे, 1 और 2, यानी कि जिस ऑप्शन में मतलब बी हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें दिया गया है कितना दिया गया है, 1 और 2 दिया गया है। जी हमारा आंसर हो जाएगा। किसके लिए, हीटिंग वेव्स के लिए, हीटिंग उपकरण के लिए। मतलब कि हम बात कर रहे हैं किसका, जो हमारे यहाँ होते हैं हीटर होते हैं, हीटर ठीक है, गर्म पानी गर्म करने वाले रॉड, जी किस पदार्थ पर होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका प्रतिरोध मतलब कि प्रतिरोधकता उच्च होती है, यानी कि रेजिस्टिविटी उच्च होती है, और जो क्या है गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं। वो किसके बने होते हैं, वो अगर आपने देखा होगा वो किसका बना होगा, नाइक्रोम का बना होगा। ठीक है, वो लोहा का बना होगा। अगर लोहा का होगा तो उसका जो गलनांक है वो क्या है, कम है, उसे हम ज़्यादा करंट फ्लो कर देंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, पिघल के अलग हो जाएगा। ठीक है, आप देखते होंगे, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा कि जो अपने
पानी गर्म करने की रॉड होती है ना, उसे पानी में डाल के हाथ में ले लो और करंट फ्लो करवा दो, तो धीरे कुछ टाइम बाद वो क्या है, फट जाती है। जो अगर एल्यूमिनियम उसकी तांबे कॉपर की बनी हुई है तभी फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है, अगर उसमें जितनी सहन करने की शक्ति होगी उतना झेलेगी, इसके बाद वो फट जाती है। ठीक है, तो ये होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी, इसका गलनांक दिया गया है, जी प्रयोजकता दी गई है। इसकी बात की गई है, जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम इसके लिए बताया गया है, तो आप इसे पढ़ लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसके पहले एक बढ़िया सा मोटिवेशन कोट है कि अगर आपको सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, और अगर नदियों समान आदर पाना तो पर्वत से निकलना होगा। सीधी बात है, अगर आपको नौकरी करनी है और आपकी जो चीज़ें कमज़ोर हैं, आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको ना तो नौकरी मिलेगी ना आदर मिलेगा। जरूरी है कि आपका जो कंफर्ट जोन है उसे छोड़े और आप मेहनत करें, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोराइड क्षार प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब कौन सी अभिक्रिया? क्लोराइड क्षार रिएक्शन, मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए, एक तो क्लोरीन होगा, क्लोर, ठीक है, और क्षार होगा एक, ठीक है, एक बेस होगा और एक क्लोर होगा, इन दोनों का, ठीक है, दिया गया है। अब देखो, अब आपने देखा होगा कि एक रिएक्शन होती है जो है क्लोराइड क्षार रिएक्शन, कि इसमें क्या लेते हैं हम, NaCl ले लेंगे, क्या करेंगे, NaCl लेंगे, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, पानी के साथ करवाएंगे, किसके साथ, H2O के साथ करवाएंगे। जब हम इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवाएंगे तो ये H2O क्या करेगा, H पॉजिटिव ना आयन और OH नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब आपको पता है जो HCl है, NaCl, ये क्या करता है, इसमें क्या है, Na क्या है, पॉजिटिव है, और Cl क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्या है, इसे मान लो A और ये मान लो B, और ये क्या है, C और ये D, ठीक है, दो चीजें बन गई। अब ये क्या करेंगे, जो A है वो C से क्रिया कर लेगा, ठीक है, सॉरी, A क्या करेगा, D से क्रिया करेगा, D से क्रिया करेगा और एक उत्पाद बनाएगा, वो बनेगा क्या, NaCl, सॉरी NaOH, क्या बनेगा, NaOH बनेगा। ये क्या है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन जाएगा, प्लस अब क्या है, क्लोरीन गैस इसमें निकलेगी, क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है, और बचा क्या हुआ, हाइड्रोजन बचा हुआ, तो H2S निकलती है। देखो अब ये क्या समीकरण क्या है, समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। अब हमें संतुलित करना पड़ेगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, अब क्लोरीन जो गैस है, मतलब कि दो अणु क्लोरीन के, तो यहाँ कितना एक अणु है, तो हम यहाँ दो कर दें, तो दो जो आगे लिखा जाता है वह जो लिखा हुआ है उन दोनों में काउंट होता है। सोडियम के कितने अणु हैं, दो अणु हैं, और क्लोरीन के अणु कितने हैं, तो इसके भी दो अणु हैं। तो आप देखो क्लोरीन के दो अणु तो आ गए, और सोडियम के दो हैं, तो यहाँ भी दो होना चाहिए। जब यहाँ दो हो गए तो सोडियम दो है और OH भी दो है, OH दो है और यहाँ पर H कितना है, O तो H तो दो है लेकिन O दो नहीं है, तो यहाँ पर हम दो कर देंगे, ठीक है। अब साथ में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस भी कर रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दो कर देंगे यहाँ पर, तो H कितना हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितना हो गए, 2, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर आ गए, जी आ गए, यहाँ पर H जी आ गया, 2H जी आ गए और 2H जी आ गए, यानी कि हमारी रिएक्शन संतुलित हो गई। अब देखो, अब जो क्या रिएक्शन है, इसमें क्या बनता है, क्लोरीन जो बन रहा है, देखो यहाँ क्लोर बन रहा था, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्लोरल क्षार रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसीलिए इसे कहते हैं क्लोरल क्षार रिएक्शन। अब ये पूछा था, अब क्या पूछा जा सकता है कि इसमें जो एनोड होते हैं एक होता है कैथोड, ये क्या है, एक प्रैक्टिकल है। अब ये क्या है, इसका कैथोड है और ये एनोड है, ये क्या है, एनोड है। अब जो एनोड प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है, और जो कैथोड प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है,
हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है। साथ में हम इसे NOH है जो उसे यहीं से अलग कर ले रहे हैं, कहाँ से, कैथोड की साइड से। तो क्या है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का विलयन भी का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीन उत्पाद क्या है, उपयोगी है। बस इतनी सी बात थी। अब ये किसका है, NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसी की कटिंग लगी हुई है ये। तो अगर आपने NCERT कितनी 9th क्लास और 10th क्लास इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया ना, कोई टमाटर दिया, तो जान लो कि आपका उद्धार हो जाएगा RRB ग्रुप डी में। तो जरूरी पढ़ना ये भी है कि हमें पढ़ना कहाँ से, हमारे सोर्स क्या है। अगर आपके सोर्स सही नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप उन टीचर से पढ़ें जिनको पता है कि सोर्स यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो उन्हीं को आप फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं गोलाकार दर्पण के अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। अब भैया जी क्या हो जाएगा, हमारा गोलाकार दर्पण हो जाएगा, इसका अभिलंब जी हो जाएगा। अब जो ये गोलाकार दर्पण है किसी न किसी इसका भाग होगा, किसी न किसी त्रिभुज मतलब कि वृत्त का पार्ट होगा। एक वृत्त का पार्ट जो होगा, एक वृत्त का पार्ट अगर हम ऐसा बना देंगे वृत्त बन जाएगा, बन जाएगा। तो किसी न किसी वृत्त का पार्ट होगा। अब इसका सेंटर का मान लो जे सेंटर ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा। यहाँ पर क्या मान लो, इसका यहाँ पर पोल होगा। ठीक है, किस बात कर रहे हैं, गोलाकार दर्पण की बात कर रहे हैं, सॉरी ये हो गया। अब देखो, अब कोई किरण यहाँ से आएगी, यहाँ से टकराएगी, और एक किरण यहाँ से यहाँ पर जाएगी, एक इससे जा रही है, किससे जा रही है, फोकस से जा रही है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मतलब कि ध्रुव कहाँ है, जी इसका पोल हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र ध्रुव जी इसको मिलाने वाली रेखा जी हो जाएगी। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र जी है, आपतन बिंदु जी है, क्योंकि किरण ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो जी हो जाएगा। अब फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली, फोकस और आपतन बिंदु जी नहीं होगा, यानी कि पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड सेकंड वाला। ठीक है, तो जिसका आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया है, अभिलंब में क्या होता है, वह काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु जहां प्रकाश किरण गिरती है लंबवत होता है। ठीक है, आपतन बिंदु लंबवत होता है। दूसरा है गोलाकार दर्पण की सतह वृत्त का एक हिस्सा होती है, जो हम बता चुके हैं। इसलिए किसी बिंदु पर अभिलंब उस बिंदु वक्रता केंद्र का को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है जी। अब जे अवतल, अब आ जाओ अवतल दर्पण। अब जब हमने देखी है तो इसका और देख लो, जो अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग हम किस किस चीज में करते हैं, मतलब हम कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्योंकि इसके पहले जो अभी क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे। अब इसका जो उपयोग किया जाता है, जो टॉर्च होती है, क्या होती है, टॉर्च, उसमें उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग किया जाता है जो हमारी गाड़ी की क्या होती है, हेडलाइट होती है ना, उनको उनका जो कांच बना रहता है वो किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। इसका हेडलाइट मतलब कि सीधे मान के चलो कि जहां हमें प्रकाश को फैलाना है वहां किसका उपयोग होगा, अवतल दर्पण का उपयोग होगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें जो क्या देखना है, मतलब कि प्रतिबिंब को बड़ा देखना है, तो क्या करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अब जैसे जो क्या होता है, जो नाई होते हैं बाल काटने वाले, उन्हें अगर उनके यहाँ जो दर्पण उपयोग होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात बता सकते हैं कि दांत वगैरह को देखने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का करते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे जब हम कोई छोटी चीज पढ़ना है तो उसे बड़ा करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जो हो जाएगा।
सेविंग में होता है इसका, ठीक है जी हो जाएगा इसमें। अब उत्तल का अवतल का हो गया तो उत्तल का भी देख लो, उत्तल दर्पण। अब दोस्तों जो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वो आपने सबसे ज्यादा देखा होगा जो साइड में होते हैं, कार के होंगे या किसी भी वाहन के ले लो, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब क्या रहता है, छोटा रहता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा दर्पण उपयोग होता है, उत्तल कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा कॉन्वेक्स दर्पण उपयोग होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण जिसमें साइड मिरर में, साइड मिरर, ठीक है, जिसके उपयोग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव नीचे दिए गए हैं, गलत कथन चुने। मतलब कि क्या है बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ऐसे पदार्थ जो किसमें हो जाए, जो क्या हो जाए, डिग्रेडेबल हो, मतलब कि वो मतलब कि अघटित हो जाए। क्या होता है इसके बारे हिंदी, अपघटन, अपघटन, अपघटन हो जाए इसका, ठीक है। अब कौन से बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव नीचे दिए गए हैं, गलत कथन चुनना है हमको। दुर्गंध आती है, ठीक है। लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद मच्छरों के प्रजनन के लिए भूमि के रूप में कार्य करता है, करना और बीमारियों को फैलाना। मिट्टी के पोषण तत्व की पुनःपूर्ति होती है। अब देखो दुर्गंध तो आती है, ठीक है। लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरों की मात्रा बढ़ जाती है, अपघटन से जी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मच्छरों के प्रजनन के लिए भूमि के रूप में कार्य करता है और बीमारी फैलाना, और मिट्टी के पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। क्या रहेगा, लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा, नहीं जी से गलती, जी होगा टी। मिट्टी के पोषण तत्वों की पूर्ति पुनःपूर्ति में, जिसका सही आंसर हो जाएगा। जी गलत है, जी गलत है और जी गलत है, ठीक है, जी हो जाएगा डी वाला सही आंसर, ठीक है जी। अब जे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था और जे एक सामान्य सा क्वेश्चन था कि जो आपका अपघटन हो रहा है अपशिष्ट का, उसके गलत प्रभाव क्या है, जी है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन क्या है, अब जी वाला। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं आते, किसमें, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी। आप तो केमिस्ट्री अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ लो, जितने उसके कंसेप्ट हैं उनको देख लो। भले चाहे आपको 11वीं की ग्राफ देखना पड़े तो आप उसे देख लेना, 10th की देख लेना, 9th की देखना, लेकिन इसके कंसेप्ट सही कर लेना। अगर आपने केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के कंसेप्ट सही कर लिए, यानी कि जो आपकी क्या है पीरियोडिक टेबल है वो आपको सही से हो गई, तो जान लो आपके किसी भी एग्जाम में अगर जिसमें साइंस आती है उसमें 2 नंबर पक्के रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं धात्विक गुणधर्म आवर्त में कम होता जाता है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुणधर्म, कौन सा बोला, धात्विक गुणधर्म, धात्विक, क्या होता जाता है, गुणधर्म आवर्त के क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं धात्विक गुणधर्म आवर्त में कम होता जाता है, ठीक है। अब जे होता है बाएं से दाएं, जे होता है ऊपर से नीचे जाना, ठीक है। अब धात्विक गुणधर्म क्या कहलाता है, पहले ये सुनो, देखो किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की धनात्मक की प्रवृत्ति, मतलब कि जो तत्व है उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनाएगा, धनात्मक बनाएगा, और जो धनात्मक उसकी प्रवृत्ति होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी धात्विक गुण कहलाएगी, ठीक है ना। किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने, मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कितने जल्दी त्याग रहा है उसके धात्विक गुण उतने ज्यादा होंगे, वह क्या बनाएगा, धनात्मक बनाएगा, ठीक है, बात होगी। अब ऑप्शन क्या है, कथन दूसरा क्या है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश आवर्त में बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। अब ऑप्शन ए क्या है, दोनों कथन सही है। कथन 2
कि सही कथन एक सही व्याख्या करता है, मतलब कि हाँ जी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। मतलब कि जो कथन दो है, जी वाला कथन दिया गया है, जी इसकी सही व्याख्या करता है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं, धात्विक गुणधर्म आवर्त में कम होता जाता है। ठीक है, जब इसका धात्विक गुणधर्म कम हो जाता है क्योंकि बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिक की आवेश क्या हो जाता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन कम खोएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब कि हम धात्विक गुण क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, सीधी सी बात है। तो यानी कि जी वाला इसका आंसर सही है, जी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन जो दी गई है पीरियोडिक टेबल, यहाँ से यहाँ जा रहा है और ऊपर से नीचे जा रहा है। यहाँ से यहाँ जैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धात्विक गुण गुण कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, जी क्या है, जीन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीन की गलत विशेषता बताता है। ऑप्शन ए क्या है, वे किसी भी परिवर्तन से नहीं गुजरते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा, वे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। ठीक है। डी का है, डीएनए के खंड होते हैं। तो ये बात सही है कि जो जीन होते हैं किसके खंड होते हैं, जीन वो डीएनए के होते हैं, खंड होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड के खंड होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। ये बात भी सही है कि जो जनन कोशिका होती है, कायिक सेल कोशिका होती है, उसमें एक क्या होता है, जीन खंड होता है। ठीक है। तीसरा क्या है, लक्षणों को नियंत्रित करते हैं और प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन वे किसी भी परिवर्तन से नहीं गुजरते। जी गलत हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन से तो गुजरना पड़ता है। ठीक है, क्या है, परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। और जिसका 12वां क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल नंबर 1 क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जी रहा। 19 क्या है, कुछ पौधे अपनी जड़ों से भी नए पौधे पैदा कर सकते हैं। ऐसे पौधों का एक उदाहरण है, क्या है, कैक्टस, अदरक, शकरकंद और ब्रायोफाइटा। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, कुछ पौधे अपने जड़ों से, मतलब एक पौधा है, इसकी क्या है, जड़ें हैं जी, जड़ें दी गई हैं। ठीक है, इनसे नए पौधे पैदा कर सकते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहेंगे। अब जो नए पौधे कहाँ होंगे, इनकी जड़ों में होंगे। जैसे अदरक है, अदरक क्या है, नया पौधा है, ये जड़ों में होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदरक। ठीक है। अब देखो इसका जी दिया गया है, ये इसी का कटिंग है। जी दिया गया है कि जो अदरक का एक टुकड़ा जिसमें से नए अंकुरन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की कटिंग दी गई है, आप इसे भी जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 20 जी है कि कार्बन स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम है क्योंकि, मतलब कि जो कार्बन है वो स्थिर यौगिक बनाता है। ऑप्शन ए क्या है, इसका छोटा परमाणु आकार, इसके एलोट्रोपिक ग्रुप। ठीक है, सी क्या है, सह संयोजन बंध बनाने की क्षमता, और क्या है, पी ऑर्बिटल की उपस्थिति। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें क्या है आंसर, सह संयोजी बंध बनाने की क्षमता, सह संयोजी बंध बनाने की क्षमता। ये इसका आंसर सही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये कार्बन है, ये इसकी जो 1s2 2s2 और 2p
4 मतलब कि 2 जो 2p2 मतलब कि इसमें 2 कार्बन पे, इसमें p ऑर्बिट में है और s में कितने हैं 2 हैं। तो इसमें जो इसकी 4 होते हैं मतलब कि 4 है बन सकता है। कौन कौन सा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। तो ये इसलिए क्या होगा, इसमें सहसंयोजक बनाने की क्षमता अधिक होगी। इसलिए क्या है कार्बन स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, तो बात जी हो गई। और जाओ क्वेश्चन नंबर जे, संयोजकता देखो। स्थिर संयोजक बंध अत्यधिक क्या होते, मजबूत होते हैं जो यौगिक को स्थिरता प्रदान करते हैं और ये सिंगल डबल अतिरिक्त बंध बनाते हैं। साथ ही श्रृंखलन की क्षमता भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन होगा, बेंजीन होगा, सहसंयोजक बंध की भूमिका निभाते हैं। अब परमाणु आकार कैसा होता है? यह संयोजक बंधों की मजबूती में योगदान देते हैं लेकिन यह प्राकृतिक कारण नहीं है। एलोट्रोपिक रूप यह कार्बन की भौतिक होते जैसे हीरा और ग्रेफाइट, जी कहता है इसका क्या? एलोट्रोपिक रूप। और पी ऑर्बिटल की उपस्थिति सभी द्वितीयक आवर्त तत्वों में पी ऑर्बिटल होता है परंतु केवल कार्बन ही इतने स्थिर यौगिक बना पाता है। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल कारण इसका नहीं है, ना ही इसका एलोट्रोपिक रूप है। इसका कारण क्या है? सहसंयोजक बंधों का कारण। ठीक है, जी जाएगा आंसर। और देखो ये क्या, ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्यों? भाई अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आ गया। फिजिक्स का क्वेश्चन है कि जो ग्रह हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो जो ये तारे होते हैं, जो क्या होते हैं, तारे होंगे। ठीक है, क्या होंगे? तारे होंगे, वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और जो ग्रह होते हैं वो हमें क्या है, टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं हो देते हैं। ये क्या है? वायुमंडल है और इनमें कितनी है? परतें पाई जाती हैं। जब हम यहाँ से देखते हैं तो जो ग्रह हैं ये बहुत ऊंचाई पर, सॉरी जो तारे हैं ये बहुत ऊंचाई पर होते हैं, जबकि ग्रह हैं ये कम ऊंचाई पर होते हैं। जब जो तारे हैं इनका जो प्रकाश यहाँ तक आता है तो विभिन्न परतों से होकर आता है और इन परतों का घनत्व है वो अलग अलग होता है, जिनसे क्या होता है, जिनसे ये टकराएंगे वो है ये अलग होते जाएंगे। तो इनसे जो इनका जो प्रकाश है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता जाता है और दूरी बहुत ज्यादा होती है। जबकि जो ग्रह होते हैं ये मतलब प्रकाश के बड़े स्रोत होते हैं। जब बड़े स्रोत होंगे तो इनका जो प्रकाश है और ऊंचाई पर कम ऊंचाई पर है। जो तारे हैं उनकी अपेक्षा ग्रह कम ऊंचाई पर है। जब कम ऊंचाई पर होंगे और प्रकाश के बड़े स्रोत होंगे तो उनका जो घनत्व है, जो परतों का घनत्व है तो इनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और हमें क्या, ये जो ग्रह हैं वो थोड़े से अधिक प्रकाशवान दिखाई देते हैं, जबकि जो तारे हैं वो हमें क्या है, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखो, वे अधिक क्या है, प्रकाश प्रेरित करते हैं, वे कम प्रकाश प्रेरित करते हैं, वे प्रकाश के विस्तृत, हाँ जी है, दे एक्ट एज आ, जी है, वे प्रकाश के विस्तृत स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और वे प्रकाश के बिंदु स्रोत होते हैं। बिंदु स्रोत कौन से होते हैं? ग्रह होते हैं, जो तारे होते हैं वे बिंदु स्रोत है, जबकि जो ग्रह है वो क्या है, प्रकाश के विस्तृत स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। अब जेसी का वो दिया गया है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का है, जी है, क्षैतिज सीधे तार से प्रवाहित धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। मतलब कि एक जी है, क्षैतिज में सीधे तार से प्रवाहित धारा इस साइड होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होगी। ठीक है, होती है। पूर्वी छोर से देखने पर चुंबकीय रेखाएं की दिशा क्या होगी? अब इसके लिए हमें क्या करना है, तार के लंबवत तल के में वामावर्त होगी, तार के लंबवत तल में वामावर्त होगी, यह तार के लंबवत तल में वामावर्त। दूसरा है तार के तल में वामावर्त, मतलब एक है लंबवत तल है, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं और एक तल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर है एंटी क्लॉकवाइज, तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त और तार के तल में दक्षिणावर्त। तो इसमें जो दिशा होगी इसकी जो दिशा होगी, देखो अब क्या है, ऐसे बह रही है। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसमें नियम लगाएं
तो इस प्रकार से लगेगा। तो जो तार है, जो दिशा होगी वो क्या होगी, इसकी दिशा होगी वो तार के लंबा तल में पाँव है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज या प्लान, हाँ जी हो जाएगा ए आंसर। तो इसकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज की दिशा होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, 22वां क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार से इसके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं पूरे। जी है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से दिखाएंगे। तो ये तार को दाएं हाथ में पकड़े, जहां अंगूठा धारा की दिशा, जो हमारा अंगूठा है वो किस दिशा में आएगा, धारा की दिशा में जाएगा, और पश्चिम से पूर्व की दिशा हो गया। उंगलियां तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएंगे। ठीक है, तो जी इस प्रकार से ऐसे आप देख लेना। तो जी हमारा पेपर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमारे लगभग 6 पेपर कंप्लीट हो गए और 7वां पेपर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका जो अगर बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विज्ञान का